हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद तो यही है कि आप लोग एकदम बेजोड़ होंगे, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार और बहुत ही मन लगा करके आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही उम्मीदों के साथ यहाँ पे जुड़े हैं कि आज प्रिंस सर आएंगे और कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, और आप लोगों का उम्मीद हमेशा से हम पूरा करते आए हैं। चलिए आज की क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग फिना उसी चीज को पढ़ेंगे जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, यानी इकोनॉमिक्स। प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जुड़ चुके हैं। हम लोग फिर से अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए एक साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे तैयार हो जाइए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सके, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अच्छा, पहला क्लास में हम जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे उसमें लगभग अधिकांश चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। बताओ बाबू जल्दी से। ठीक है ना, जल्दी से बताइए। पहला बात तो ये बताइए कि पिछली क्लास में हम जो कुछ भी आपको बताए वो तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास से अब्सेंट रहेंगे, बहुत सारे बच्चे क्लास से आज ना अब्सेंट रहेंगे, बहुत कम बच्चे आज क्लास में जुड़ेंगे। हमें ऐसा उम्मीद है, विश्वास तो नहीं है, उम्मीद है ऐसा। क्यों अब्सेंट रहेंगे इसका कारण तो आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए। पता है कि नहीं है? बताओ बाबू, है कि नहीं है पता? इसका कारण क्या है आप लोगों को पता है कि नहीं? हाँ, यस सर, बिल्कुल पता है। वाह, पता होना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे जो आईपीएल लवर हैं, जो आईपीएल को बड़ा प्यार करते हैं, आईपीएल को बड़ा पसंद करते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आज त्योहार है, आज पर्व है। आज के दिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक्स्ट्रा डेटा भरा करके रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा डेटा, ताकि खत्म ना हो जाए। पूरा मैच दिखना चाहिए आज, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हमें उम्मीद था कि बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है ना। हमारे ऑफिस का स्टाफ कुछ लोग, एक दो लोग आए और बोले कि सर आज बच्चा जुटेगा। हम कि काहे नहीं जुटेगा, आज क्या है? तब बोला कि सर आज आईपीएल का फाइनल है, आज स्टूडेंट बहुत कम आएगा। हम कि तो क्या कहते हो, क्या छुट्टी दे जी? हैं, आईपीएल का फाइनल है इसलिए प्रिंस सर अपने क्लास में छुट्टी दे रहे हैं। आज तक हम जिस बच्चों को हम सिखाते आए हैं कि नहीं देखना चाहिए सब, नहीं देखना चाहिए सब, हम आज तक हमेशा इन सब चीजों का विरोध करते आए हैं, और आज उसके लिए छुट्टी देना, चाहे 10 बच्चा ही क्यों ना आए, 200 बच्चा, 400 बच्चा क्यों नहीं आए, हम तो पढ़ाएंगे। और अभी देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है हमें देख करके कि लगभग उतने ही बच्चे हैं जितने क्लास में प्रत्येक दिन आते थे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। दूसरी बात कि बच्चों, हमने आपसे कहा था कि क्लास जो है वह सुबह में भी चलेगा। एक क्लास हम सुबह में भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके टाइमिंग पर हम लोग चर्चा लास्ट में करेंगे कि सुबह में आप लोग का जो क्लास होगा वो कितने बजे से होगा, उस पर टाइमिंग का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। आप में से अधिकांश बच्चे टॉपर बैच में जुड़ गए हैं, और जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं जल्दी से आप लोग टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा, ताकि परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है ना। क्योंकि पेड बैच में जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको अनेक तरह का बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पहला नंबर चैप्टर ना, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अच्छा, आज का चैप्टर शुरू करें ना, इससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा लाइन दिखाते हैं, और बड़ा मोटिवेटेड लाइन है। अगर आप लोगों को उसका अर्थ समझ में आ जाए तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी यही इसका अर्थ हमें समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इंग्लिश में लिखा हुआ ये चंद शब्द आपको अंदर से प्रेरित करेगा। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल लाइन है ये। डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स, सुनिएगा, बहुत जबरदस्त लाइन है। डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स विथ अ स्मॉल माइंडेड पीपुल। डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स विथ अ स्मॉल माइंडेड पीपुल। मतलब इसका समझे आप, मतलब इसका समझे, आपका जो बड़ा सपना है, डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स यानी बड़ा सपना। आप जो अपने दिमाग में बड़ा सपना बना करके बैठे हैं ना कि हमें ये बनना है, ये बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है,
तो ये जो आपका बड़ा सपना है ना, इसको किसी के साथ शेयर मत करिए, और खास करके जो स्मॉल माइंडेड पीपुल है, जिनका दिमाग ना बस इतना सा है, जिनका दिमाग ज्यादा चलता ही नहीं है, जिनका दिमाग उल्टे पुल्टे कामों में ज्यादा चलता है, उनके साथ तो अपना बिग ड्रीम्स कभी शेयर मत करिए। तो ये बहुत जबरदस्त लाइन है, डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स विथ स्मॉल माइंडेड पीपुल, ठीक है ना। हाँ, हमें अपने ड्रीम को किसी के साथ नहीं, खास करके पॉजिटिव अगर लोग हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, सपोर्टिव लोग हैं शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल माइंडेड पीपुल हैं तो उनके साथ बिल्कुल मत शेयर करिए। हमारे मन का बात मन के अंदर ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में इकोनॉमिक्स में हमने बाबू आप लोगों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन सब के बारे में जानकारी दे दिया था। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये सब कुछ बता दिए थे। इसके अलावा हम आप लोगों को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों अर्थव्यवस्था बता दिए थे ना। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों बता दिए थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता ये भी बता दिए थे। आज हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है अर्थव्यवस्था का विकास। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है ना बाबू। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, आज हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे। अच्छा, अर्थव्यवस्था क्या है ये तो आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए थे कि व्हाट इज इकोनॉमिकल, ये व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, तो क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। लेकिन प्यारे बच्चे, यहां पे हम आप लोगों को विकास के बारे में बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा कि ये अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ, सुनो बाबू जरा ध्यान से, अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ यह दो तरीके से हुआ, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का विकास दो तरीके से हुआ। एक तो आपका हो गया आर्थिक विकास, एक आपका क्या हो गया? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। और दूसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? दूसरा हो गया मौद्रिक विकास। समझिएगा जरा ध्यान से, एक हो गया आर्थिक विकास और दूसरा हो गया मौद्रिक विकास। चलिए इसके बारे में अब हम आपको ना बड़े विस्तार से बताते हैं, जरा समझिएगा। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास मतलब विकास करना। जैसे आप ये समझिए, आपको हम एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं, समझने का प्रयास करना आप लोग। मान लिया जाए कि कोई आदमी गरीब है, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, आप लोग कमेंट ज्यादा ना करिए, थोड़ा सा ध्यान से नहीं, इधर सुन लीजिए। हाँ, फिजिक्स का आप लोगों का नोट्स नहीं मिला है, ठीक है ना, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिजिक्स का नोट्स जो है वो आप लोगों को नहीं मिला है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हम खुल करके कह रहे हैं, क्योंकि नोट्स जो है वो लगभग टाइपिंग हो गया है, ठीक है ना। व्यस्तता के कारण एक आध डेढ़ घंटे का समय उसमें लगेगा, व्यस्तता के कारण नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज पूरा हम प्रयास करेंगे। आज प्रॉमिस करते हैं कि आज रात में हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। आज रात में हमें 1-2 बजे तक क्यों न जगना पड़े, लेकिन आज रात में हम आपको दे देंगे, ठीक है। पक्का 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 एकदम, ठीक है ना। हाँ, अच्छा आप लोग हमें ये बताइए, अगर कोई आदमी गरीब है, अगर कोई आदमी गरीब है तो उसको गरीब से अमीर बनने में कितना दिन का समय लगेगा? अगर कोई आदमी गरीब है तो गरीब से अमीर बनने में कितना दिन का समय लगेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आज गरीब है और कल नींद टूटा, अरे अमीर बन गया? ऐसा हो सकता है? आज शाम को सुता है, गरीब था बेचारा, खटिया पर सुता, और कल सुबह में उठ रहा है तो एकदम दीवान पलंग लगा हुआ है। ऐसा राताराती होता है? राताराती होता है कि राताराती एकदम अमीर से गरीब बन गया? ऐसा नहीं होता है। राताराती कोई आदमी अमीर से गरीब नहीं बन सकता है। अमीर से गरीब बनने के लिए ना उसको एक लंबा समय लगता है। बेचारा 5 साल 10 साल बहुत मेहनत करता है, एक लंबा समय लगता है, तब जाकर के वो गरीबी को दूर करता है और अपने ठीक ठाक स्थिति में आता है। उसी प्रकार से हमारे देश भी का विकास जो होता है ना, वो उसी तरफ, ये एकदम उसी प्रकार से होता है। जैसे आज हम कहते हैं ना कि अमेरिका विकसित देश है। अमेरिका के बारे में आज क्या कहते हैं कि अमेरिका जो है वो विकसित देश है। तो अमेरिका अगर विकसित देश है तो वो एक दिन में विकसित नहीं बन गया, उसको विकसित बनने में बहुत समय लगा है, उसको विकसित बनने में बहुत समय लगा है। जैसे भारत अभी विकसित देश नहीं है। भारत के बारे में कहते हैं कि भारत अभी विकासशील देश है, यानी कि अभी विकास कर ही रहा है।
भारत जो है अभी विकास कर ही रहा है। विकास करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि बहुत समय लगता है विकास करने में, बहुत समय लगता है विकास करने में, ठीक है ना। तो बहुत समय लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कहने का मतलब कि किसी भी देश का विकास होना। आर्थिक विकास कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी देश का विकास होना, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास का परिभाषा हम एग्जैक्ट क्या लिखेंगे? आर्थिक विकास का परिभाषा क्या लिखेंगे? देखो बाबू, आर्थिक विकास के परिभाषा को लेकर के ना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों में मतभेद अपने में चल रहा है, अपने में लड़ाई चल रहा है। हमको क्या बताएगा, ठीक है ना। जितने भी अर्थशास्त्री है ना, इसके परिभाषा को लेकर के अपने में मतभेद के लिए हैं। जैसे 4-5 अर्थशास्त्री हैं, कोई कहते हैं कि ना आर्थिक विकास का परिभाषा ये होगा, कुछ लोग आए बोल गए ये आर्थिक विकास का परिभाषा वो नहीं ये होगा, फिर कुछ लोग आए बोल गए तो नहीं, दोनों गलत है, आर्थिक विकास का परिभाषा ये होगा। यानी कि आर्थिक विकास के परिभाषा को लेकर के ना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों में मतभेद है, सब लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं। आर्थिक विकास का जो परिभाषा है सब लोग अलग अलग देते हैं। यहां पे 2-4 अर्थशास्त्री का अगर हम आपको नाम बतावें तो 2-4 अर्थशास्त्री है ना जो अलग अलग परिभाषा दिए हैं, और हमें किसी का परिभाषा नहीं याद करना है। हाँ, सब अपने में लड़ रहा है, हम उस सबको वो सब लड़ते रहेगा, हम परिभाषा याद करते रहेंगे। सब अलग अलग परिभाषा देगा, हम उसको रटते रहेंगे ना। हमारा अपना एक अलग परिभाषा होगा। बाकी हम ये भी जानकारी रखेंगे कि कौन आदमी किस तरीके से परिभाषा दे रहा है, कौन अर्थशास्त्री क्या परिभाषा दे रहा है, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास के परिभाषा को लेकर के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों में मतभेद चल रहा है। जैसे हम आपको यहां पे दिखाते हैं, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रोस्टोव। देखो बाबू, नाम क्या है? प्रोफेसर रोस्टोव। अब प्रोफेसर रोस्टोव कहते हैं कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर और जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। यानी कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम लोग अपने कामों को बढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच संबंध बतलाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को आर्थिक विकास कहते हैं। तो प्रोफेसर रोस्टोव आए और ये परिभाषा देकर के चले गए। उसके बाद प्रोफेसर मेयर हैं एक अर्थशास्त्री का नाम है बाल्डविन। एक तो इन लोगों का नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा रहता है कि दिमाग चकरा जाता है याद करने में। नाम सिंपल चिंटू मिंटू रख लेते भाई, हैं? तो इतना लंबा चौड़ा है, बाल्डविन, प्रोफेसर मेयर, बताइए ये सब नाम है। तो एक तो इनका नाम टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर से लोग अलग अलग तरीके का परिभाषा दे रहे हैं कि आर्थिक विकास का ये परिभाषा होगा, ये परिभाषा होगा, सब हम लोग याद करते रहे, ठीक है ना। तो प्रोफेसर मेयर क्या बोले, बाल्डविन क्या बोले कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। हालांकि कुछ हद तक ये परिभाषा बढ़िया है, कुछ हद तक ये परिभाषा क्या है? बढ़िया है कि दीर्घकाल में। ये दीर्घकाल कहने का मतलब क्या हुआ? लंबे समय में। दीर्घकाल कहने का मतलब क्या हुआ? लंबे समय में। यानी कि लंबे समय में किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि आर्थिक विकास क्या हुआ कि लंबे समय में किसी देश का विकास हुआ, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का विकास बहुत लंबे समय में हुआ। तो ये तो बात मिला जुला के सही है ना। हम आपको अभी बताएं कि आर्थिक विकास होने में बहुत समय लग जाता है, आर्थिक विकास होने में बहुत समय लग जाता है। जैसे आप लोगों अभी मध्यम वर्गीय परिवार में आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से अमीर ये परिवार में आने में ना बहुत समय लगता है। आप लोग सुने होंगे, आज पूरे भारत में हल्ला होता है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आज पूरे विश्व में हल्ला होता है ना मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी करोड़पति आदमी है, आज सब जगह पर यही हल्ला होता है। मुकेश अंबानी का नाम जब आता है ना तो सब लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा रुपया वाला आदमी, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुकेश अंबानी के जो पिताजी थे वो कौन थे पता है? मुकेश अंबानी के पिताजी कौन थे? धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी थे धीरू भाई अंबानी। और पता है शुरुआत में ये जो धीरू भाई अंबानी हैं, ये शुरुआत में ना धीरू भाई अंबानी जो हैं ये शुरुआत में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में क्या भरते थे? पेट्रोल भरते थे। आप लोग गाड़ी में जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए तो एक आदमी खड़ा होता है नोजल लेकर के, आपके गाड़ी में डाल करके पेट्रोल भरता है। वो काम करते थे धीरू भाई अंबानी। और समझिए वहां से इतना तरक्की किए कि आज पूरे भारत का पेट्रोल उन्हीं का है। एक समय पेट्रोल भरते थे और आज पूरे भारत का पेट्रोल जो है वो उन्हीं का है। उनके बेटा का पूरा कब्जा है भारत के पेट्रोल पर, ठीक है ना।
तो मुकेश अंबानी आज कहां से कहां पहुंच गए। यानी कि धीरू भाई अंबानी को अमीर बनने में, धीरू भाई अंबानी के परिवार को अमीर बनने में एक दिन में तो अमीर नहीं बन गए, एक बरस में तो अमीर नहीं बन गए, एक लंबा समय लगा। वैसे ही एक देश के अर्थव्यवस्था को विकास करने में भी एक लंबा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे अलग अलग अर्थशास्त्री हैं जो आर्थिक विकास का अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं। बाकी हमें उन सबके परिभाषा पे नहीं जाना है, हम लोगों को अलग परिभाषा देना है, ठीक है ना। हम लोगों को क्या करना है, अलग परिभाषा देना है। हम लोग क्या परिभाषा देंगे, हम लोग क्या परिभाषा देंगे, तो हम लोग आर्थिक विकास का परिभाषा इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। सबसे पहला कि किसी भी देश के जीवन स्तर में वृद्धि होना। मान लिया जाए हम कह देते हैं कि भारत जो है वो विकसित देश है, आप समझिए जरा ध्यान से। मान लिया जाए कि हम कह दिए कि भारत क्या है, विकसित देश है। अब भारत के आदमी को देख रहे हैं कि बेचारा रोड पर सो रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। जब आदमी का ये स्थिति है, आदमी का जीवन बद से बदत्तर है, और हम कह देंगे कि भारत जो है वो बहुत विकसित देश है। जैसे बिहार को कहा जाता है कि बिहार बीमारू राज्य है, बिहार जो है वो गरीब राज्य है। आखिर बिहार को गरीब राज्य काहे कहा जाता है, काहे कि यहाँ के लोग गरीबी हालत में जी रहे हैं। धीरे धीरे विकास होगा, धीरे धीरे विकास होकर के एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार भी अमीर राज्य बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि बिहार जो है वो विकसित है, बिहार का आर्थिक विकास पूरा हो गया है, तो ये सही नहीं है। आर्थिक विकास कैसे जांच करेंगे। आर्थिक विकास कहने का मतलब हुआ कि किसी भी देश में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। बताइए, आर्थिक विकास कहने का मतलब क्या हुआ कि जीवन स्तर में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अगर जीवन स्तर में सुधार हो गया तो समझिए कि बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना। जीवन स्तर कहने का मतलब कि रहन सहन बदल जाए, खाना पीना बदल जाए, पहनावा ओढ़ावा थोड़ा बढ़िया हो जाए, तब उसको कहते हैं कि नहीं भाई इसका जीवन स्तर एकदम बदल गया है। तो अगर जीवन स्तर यहाँ के लोगों का बदलेगा तभी ना कहेंगे कि हाँ भाई बिहार का स्थिति बदल गया है। इसके अलावा उत्पादन क्षमता, अभी बिहार में कोई फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है, यहाँ कुछों का उत्पादन नहीं होता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग जाएगा, यहां से बहुत सारा सामान उत्पादित होने लगेगा और जाके अलग अलग जगहों पर बिकेगा। जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तब कहेंगे कि नहीं भाई यहां विकास हो रहा है, यानी कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना चाहिए, और वृद्धि को एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, एकदम दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल तक खूब विकास किया और फिर विकास रुक गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। तो एक लंबे समय तक रहना चाहिए वो चीज, तब ना कहेंगे कि हाँ भाई बिहार जो है वो विकास कर रहा है। समझ में आ गया ना। हाँ, तो आर्थिक विकास का मतलब यही होता है कि जो हमारे समाज में लोग रह रहे हैं, जो देश में लोग रह रहे हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, उनके रहन सहन में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, उत्पादन क्षमता बढ़ा कि नहीं बढ़ा। समझ में आ गया ना। यानी कहने का मतलब कि विकास प्रक्रिया तेज हुआ कि नहीं हुआ, विकास प्रक्रिया तेज हुआ कि नहीं हुआ। आज बिहार की ही बात करते हैं। बिहार में पहले आप देखते होंगे कि पहले कोई विकास का कार्य होता भी था तो दिखता नहीं था। बिहार एक बहुत गरीब स्थिति में था, रोड सब सड़क सब ऐसे ही बर्बाद है, ज्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन आज बिहार का स्थिति धीरे धीरे हमारा बदलते जा रहा है। आज बिहार जो है ना वो विकास के मामले में पूरे भारत के सभी राज्यों में अगर किया जाए तो हमें लगता है सबसे आगे है। एक डेटा भी निकला था कुछ दिन पहले जिसमें कि विकास का, ये बिहार का विकास दर सबसे ज्यादा है। आप देखते होंगे कि अनेक जगहों पर बड़ा बड़ा हाईवे बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। बिहार में जहां तक कि अभी तक मेट्रो ट्रेन नहीं था, पटना में मेट्रो ट्रेन चल रहा है। पटना में अब मेट्रो ट्रेन का शुरुआत हो रहा है। समझिए, मेट्रो के लिए लोग दिल्ली जाते थे, कलकत्ता जाते थे, तब जाकर के मेट्रो मिलता था। लेकिन अब बिहारों में मेट्रो पर लोग चढ़ जाएंगे। मेट्रो ट्रेन बिहार में बन रहा है। इसके अलावा देख रहे हैं कि बिहार में अभी तक ना, आप लोग आईपीएल खूब देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि बिहार में आईपीएल का एको स्टेडियम नहीं है, चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जहां पर मैच उच होता है। बिहार में मैच ये मैच सब होने के लिए है नहीं है। पटना में मोनोइल है का स्टेडियम एगो था, वो भी बंद है, पूरा एकदम जर्जर स्थिति में है। लेकिन अब बिहार में विकास हो रहा है और आप लोग जानते होंगे कि राजगीर में स्टेडियम बन रहा है, राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। तो अब बिहार विकास कर रहा है, ठीक है ना। पहले बिहार में एक हवाई अड्डा था, अभी जो है ना यहाँ का क्या है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है ना जी, पटना वाला, पटना में हवाई अड्डा था। लेकिन अब राजगीर में भी बन रहा है और अलग अलग जगहों पे बन रहा है। तो बिहार जो है ना अब तेजी के साथ विकास कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कहेंगे कि बिहार का जो आर्थिक विकास है वो अब बढ़ रहा है, ठीक है ना।
तो आर्थिक विकास का परिभाषा हम लोग अलग तरीके से देंगे। अच्छा, एक चीज और हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं आर्थिक विकास। समझिएगा जरा ध्यान से, दो शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, दो शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम जो बोल रहे हैं वहां पर दो शब्द पर विकास, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो शब्द क्या क्या है? हम बार बार बहुत देर से चिल्ला रहे हैं आर्थिक विकास। क्या बोल रहे हैं? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास जो है ना, अच्छा अगर कोई देश पूरा विकास कर गया है तो हम कहेंगे कि वहां का आर्थिक विकास हो रहा है। जैसे अमेरिका जो है वो विकसित देश है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका में अब आर्थिक विकास हो रहा है। अमेरिका में आर्थिक विकास हो गया, अमेरिका पूरा विकसित हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूंजीवादी देश है, बहुत जल्दी विकसित हो गया। जो देश पूंजीवादी होता है ना वो बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। पूंजीवादी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो जो देश पूंजीवादी होता है वो देश जल्दी विकसित करता है। और भारत हमारा क्या है? पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ है। तो यहाँ जब मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो जल्दी यहाँ विकास तो होगा नहीं, जल्दी यहाँ डेवलपमेंट तो होगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, बात ऐसा है कि आर्थिक विकास जो है, समझिएगा, आर्थिक विकास जो है यह विकसित देशों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। आर्थिक विकास, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ। अच्छा, यहां पे जो आर्थिक विकास हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ। स्पेलिंग सही लिखे कि गलती लिख दिए हैं? ग्रोथ GROWTH होता है ना? सही लिखे कि गलती लिखे जी? नहीं, यहां पे डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट होगा यहां पे, चूंकि ये विकासशील है ना। तो एक होता है, और ये ग्रोथ मतलब वृद्धि होता है, सॉरी। तो यहां पे ना आर्थिक विकास जो है प्यारे बच्चों, समझिएगा, आर्थिक विकास जो है यह विकसित देशों के लिए नहीं बोला जाता है, यह विकासशील देशों के लिए बोला जाता है। ठीक है ना? विकासशील देशों के लिए बोला जाता है। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए बोला जाता है। जैसे भारत क्या है? विकासशील देश है। भारत क्या है? विकासशील देश है। तो भारत जब विकासशील देश है तो भारत के लिए हम उपयोग में करेंगे कि आर्थिक विकास। लेकिन एक शब्द होता है आर्थिक वृद्धि, समझिएगा। एक क्या होता है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। तो समझिएगा जरा ध्यान से, यहां पे हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास जो है वो विकासशील देशों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि जो है यह विकसित देशों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना? यानी कि भारत के लिए हम क्या कहेंगे कि भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। हम ये बोलेंगे कि भारत का आर्थिक विकास हो रहा है, क्योंकि भारत जो है वो विकासशील देश है। विकासशील क्या होता है? विकासशील कहने का मतलब कि जो देश अभी विकास कर ही रहा है, विकसित नहीं बना है, अभी विकास कर ही रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि क्या है? विकासशील देश है। तो भारत है जिसका आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका का, और यहां पर समझिएगा बाबू, ये तो हो गया भारत का, हम यहां पे बात करते हैं अमेरिका का। ठीक है ना? हम बात करते हैं अमेरिका का। तो अमेरिका के बारे में क्या बात है? अमेरिका जो है वो विकसित कर गया है, तो हम ये कहेंगे कि अमेरिका में आर्थिक वृद्धि हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझिए जरा ध्यान से, यानी कि जो विकासशील देश है वहां तो अभी विकास हो रहा है, जो विकसित देश है वो तो विकसित हो गया, अब उसमें भी बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं आर्थिक वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा कि जो विकासशील देश है उसके लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग होता है, और जो विकसित देश है उसके लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? विकास का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट। हाँ, जैसे आप हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों की तरफ विकास हो रहा है, सड़क बन रहा है, नाली बन रहा है, गली बन रहा है, बढ़िया से स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, तो कहते हैं कि विकास हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना? और जहां वृद्धि हो गया तो बोलेंगे ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया। बोलते हैं ना, कह रहे ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर गया, तो ग्रोथ कर गया यानी कि वृद्धि कर गया। समझ में आ गया ना? एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है बाबू। विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास, समझ में आ गया ना? हाँ। अच्छा, ये जो विकासशील देशों में जो आर्थिक विकास होता है ये लगातार नहीं होता है। देखिएगा, चूंकि विकासशील देश है, पूंजी का अभाव है, पूंजी आएगा तो विकास होगा, पूंजी नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। यानी कि आर्थिक विकास जो होता है वो रुक रुक कर होता है, ये भी समझिएगा। आर्थिक विकास जो होता है वह रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर होता है, कंटिन्यू नहीं होता है, लगातार नहीं होता है। कैसा होता है? रुक रुक करके होता है।
पैसा आएगा तो काम होगा, पैसा नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। जैसे देखिए ना, एक गरीब आदमी के यहाँ पैसा आता है तो बेचारा कुछ काम करता है। जैसे एक गरीब आदमी है, उसको घर बनाना है, पैसा आएगा तो घर बनाएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं बनाएगा। या तो फिर अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया का तब तक घर बना लिया, लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ, छत ढलाई नहीं हुआ, कहेगा कि फिर 1 लाख जमा करेंगे ना तो छत ढलवा देंगे, प्लास्टर करवा देंगे। यानी कि उसके यहाँ भी विकास हो रहा है, लेकिन रुक रुक करके हो रहा है। होता है ना, 1 लाख आया तो दीवार उठा दिया, फिर 1 लाख आया तो छत ढलवा दिया, फिर कुछ पैसा आएगा तो प्लास्टर करवा देगा, फिर कुछ पैसा आएगा तो उसको पुतैया करवा देगा, पेंट उंट करवा देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, यानी कि जो अभी विकास कर ही रहा है, उसका विकास रुक रुक करके होता है। जैसे विकासशील देश, तो विकासशील देश जो हो गया ना, उसका विकास जो है वो रुक रुक करके होता है। लेकिन जो विकसित देश हो गया, जो विकसित देश हो गया, इसका विकास जो है ना बाबू एकदम होते रहता है। ठीक है ना, एकदम लंबे समय तक होते रहता है। इसका विकास जो है वो दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक। समझ में आ गया ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा कुछ और चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे कोई विकासशील देश है, जैसे कोई विकासशील देश है, तो यहां उत्पादन में वृद्धि होगा तब जाकर के यहां थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा। यानी कि यहां क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के बारे में बोलेंगे कि उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। यानी कि आर्थिक विकास जो है वहां उत्पादकता में वृद्धि होती है। लेकिन जो विकसित देश है, जो विकसित देश है, वहां उत्पादकता में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही टेक्निकली भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, संस्थागत वृद्धि होता है। ठीक है ना, यानी कि आर्थिक विकास में क्या होता है, तकनीकी वृद्धि, तकनीकी वृद्धि। आज चाइना का एग्जांपल लीजिए ना, आज चाइना का एग्जांपल लीजिए, आपको सच्चाई बता रहे हैं। चीन जो है ना, बाकी सब देश के मुकाबले, खास करके अगर भारत से उसका तुलना करें, तो चीन जो है वो भारत से 50 साल आगे चल रहा है। सही बता रहे हैं, हम लोग 2025 में जी रहे हैं ना, वो लोग 2075 में जी रहा है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हो गया है चाइना वाला। सब चाइना वाला इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हो गया है कि हम लोग तो 50 ये 2025 है ना, वो लोग 2075 में जी रहा है। सब कुछ एकदम मतलब टेक्निकली। आज भारत में आप लोग देखिए, भारत में हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, चाइना का मोबाइल। हम जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, ये डिजिटल बोर्ड चाइना का बना हुआ है, मेड इन चाइना। ठीक है ना, ये डिजिटल बोर्ड जो है वो मेड इन चाइना है। कहिएगा कि सर अब इंडियन आप काहे नहीं यूज करते हैं, आता ही नहीं है, या तो फिर अगर आता भी है बड़ा मुश्किल से, तो बहुत महंगा रहता है, बहुत महंगा रहता है। जैसे ये वाला डिजिटल बोर्ड अगर हमको 2 लाख में होगा, तो अगर इंडिया में बना हुआ सामान खरीदेंगे ना तो 4 लाख में होगा। काहे लगे हम खरीदेंगे भाई, पैसा सबको बचाना है, तो लोग चाइना वाला सामान खरीद लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चाइना वाला जो है ना वो हर एक क्षेत्र में आगे है। और पता है इसका सबसे बड़ा कारण है, लोग कॉपी करता है बहुत ज्यादा। अगर मार्केट में कोई सामान आया, तुरंत उसका कॉपी कर लेगा, कॉपी करके एकदम सस्ते में सामान निकाल देगा, एकदम सस्ता निकाल देगा। सोचिए ना कि वहां के लोग कितना काम करता है कि हम लोग लोहा के कांटे दीवार में मारते थे, लोहा के कांटे मारते थे दीवार में। लोहा के कांटे क्या होता था, लप जाता था, दीवार में जाता ही नहीं था। ये दीवार में मार रहा है, टेढ़ा हो गया, फिर दूसरा कांटे लिए, फिर टेढ़ा हो गया। चाइना वाला उसमें भी दिमाग लगा दिया, ऐसा कांटे निकाल दिया ना कि तुम ससुरा ढलैया में मार दो घुस जाएगा। ऐसा कांटे ले आया कि ढलैया में तुम मारो ना एकदम सनसनाइल चल जाएगा। समझिए कि एक कांटी छोटा वस्तु, उस पर भी वो लोग दिमाग लगा रहा है, छोटा वस्तु उस पर भी लोग एकदम दिमाग लगा रहा है। तो समझ सकते हैं कि जो विकसित देश है ना, जो विकसित देश है, वहां सिर्फ उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होता है, वहां लोग तकनीकी क्षमता को भी बढ़ाते हैं, यानी कि टेक्निकली भी आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में एक अंतर है। बाबू आप लोगों को आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ, भले हम लोग आज बोलते हैं ना कि चाइना का सामान बेकार होता है, आज नया कल काम से गया, ये बोलते हैं ना, आज था नया कल काम से गया, ये बोलते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बिना चाइना के सामान का काम नहीं चल रहा है। भारत में आज अधिकांश चीजें चाइना का हो गया है, आज अधिकांश चीजें भारत में चाइना का है, बिना उसके काम भी नहीं चलता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, यहां पर हम आप लोगों को आर्थिक विकास पढ़ा दिए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर पढ़ा दिए।
यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो बाबू, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 2012 में, 2014 में और 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। कुछ लड़के यहां पे कमेंट कर रहे हैं कि सर चाइनीज सामान बेकार होता है। जिस मोबाइल से तुम कमेंट कर रहे होंगे ना बाबू, वो मोबाइल भी चाइनीज होगा, बेकार तो है ही, लेकिन क्या आप उसे फेंक देंगे? क्या उसके बिना आपका काम चल जाएगा? इंडियन का कोई मोबाइल है? कहिएगा कि सर हम दूसरा मोबाइल खरीदेंगे। इंडिया का कोई मोबाइल है ऐसा? जानते हो, हम लोग तो गूगल यूज करते हैं ना, कुछ भी सर्च करना होता है तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कुछ सर्च करना होता है तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं। चाइना वाला गूगल भी अलग बनाए हुए है। हम लोग फेसबुक चलाते हैं, सब अमेरिका का कंपनी है। हम लोग गूगल चलाते हैं, अमेरिका का है। फेसबुक चलाते हैं, अमेरिका का है। सब कुछ अमेरिका का है। गूगल मैप, कहीं पे हमको जाना होता है, गूगल मैप खोल लेते हैं, तुरंत चल जाते हैं। गूगल मैप अमेरिका का है। अब सोच लो कि अमेरिका वाला हम लोगों पर टेक्निकली एकदम समझिए कि हम लोगों के ऊपर ना कब्जा किए हुए है। अमेरिका वाला जो है ना, वो भारत पर समझिए कि टेक्निकली कब्जा किए हुए है। भारत का कौन आदमी कहां जा रहा है सब अमेरिका को पता है। ये काहे पता है? सब कुछ तो एप्लीकेशन वहां से हो रहा है, सब कुछ तो गूगल मैप पे से हो रहा है, सब कुछ तो उसी से होता है ना, सब कुछ उसको पता है। अच्छा, ये आदमी यहां जा रहा है, ये आदमी यहां जा रहा है, ये आदमी यहां जा रहा है। समझिए, अमेरिका वाला हम पर टेक्निकली कब्जा किए हुए है और चाइना वाला इससे बचा हुआ है। चाइना वाला अपना फेसबुक अपना अलग बनाए है, अपना गूगल अपना अलग बनाए हुए है, कुछ नहीं यूज करता है दूसरा का। ये मतलब चाइना वाला इतना एकदम समझिए कि डेवलप कर गया है। हम लोग भारत के होटल में जाकर के रुकते हैं। अभी एक हमारे मित्र हैं, वो उनके भाई चाइना में रहते हैं, ठीक है ना, या फिर चाइना में गए थे किसी काम के लिए। हम लोग होटल में जाते हैं, कहीं पर अगर ठहरते हैं, अगर होटल में पानी मंगवाना रहे तो घंटी बजाते हैं, एक आदमी नीचे से आता है पानी लेकर के। लेकिन चाइना में क्या है पता है? आप घंटी बजाइए, रोबोट आपके लिए पानी लेकर के तुरंत आ जाएगा। रोबोट आएगा, रोबोट आएगा, दरवाजा पर खटखटाएगा, पानी लेने के लिए बोलेगा। आप उसको थैंक यू नहीं बोलिएगा तब तक वो जाएगा नहीं, थैंक यू बोलिए फिर वो रोबोट वहां से चला जाएगा। समझिए, इतना डेवलप कर गया है चाइना वाला। तो बात कुछ अलग न है। हाँ, सैमसंग अलग देश का है, लेकिन है तो भाई ये भारत का नहीं ना है। हम भारत की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात ना, अब हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अगर अंतर पूछ दिया तो हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू? लिखेंगे आर्थिक विकास का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार। अभी हम आपको बताया ना, अगर किसी देश में, समाज में किसी व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या फिर सभी व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अर्थव्यवस्था की संरचना में सकारात्मक और दीर्घकालिक परिवर्तन। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को तेज करना पड़ता है। यानी कि विकास प्रक्रिया जब तेज होता है, जब डेवलपमेंट तेज होता है, विकास जब तेज होता है तो आर्थिक विकास होता है। हम लोग बोलते हैं ना, कह रहे हम लोग की तरफ तो सरकार कोई विकास नहीं करता है, विकास कर देगा तो देश का आर्थिक विकास हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। फिर क्वेश्चन में ही था, ये क्वेश्चन में ही पूछ रहा था आगे, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो लिखेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। लिखेंगे आर्थिक विकास विकासशील देशों के विकास से संबंधित है। अभी आपको बताया ना कि आर्थिक विकास जो है वो विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो है वह विकसित देशों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास, विकसित देशों के लिए आर्थिक वृद्धि। ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं। जो आकस्मिक विकास, जो आर्थिक विकास है, अभी आपको बताया था ना कि आर्थिक विकास में क्या होता है कि रुक रुक करके विकास होता है। पैसा आएगा विकास होगा, फिर आएगा विकास होगा, फिर आएगा विकास होगा। अभी आपको समझाए थे। तो आर्थिक विकास में आकस्मिक और रुक रुक करके परिवर्तन आते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि एक लगातार और दीर्घकालीन स्थिर प्रक्रिया है। यानी कि जो आर्थिक विकास है वो लगातार होते रहता है।
तीसरा क्या बताए थे कि आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन भी होता है। जो आर्थिक विकास हुआ वहां फिर जो आर्थिक विकास हुआ यानी कि जो विकासशील देश है वहां सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होगा, यानी आर्थिक विकास में सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होगा, जबकि आर्थिक वृद्धि में उत्पादकता में तो वृद्धि होगा ही होगा, उसके साथ साथ तकनीकी वृद्धि होगा, संस्थागत वृद्धि होगा। ठीक है ना। यह क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया था 5 नंबर का। ठीक है ना। यह क्वेश्चन जो है यह दीर्घ में पूछा गया था 5 नंबर का। यह हम इसलिए बता दिए क्योंकि अभी एक बच्चे का हम कमेंट देखे थे, एक छोटे भाई का कमेंट देखे जिसमें वो लिख रहे हैं कि सर जी आप इतना लंबा आंसर क्यों लाए हैं। इतना लंबा आंसर इसलिए लाए मेरे भाई क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन अटैच है। पहला, दूसरा ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है। जब 2 क्वेश्चन अटैच है तो पहले कह रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, तो हम सिर्फ 3 लाइन में आपको आर्थिक विकास का परिभाषा बता दिए। फिर कह रहा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए, तो यहां पे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में हम 3 अंतर बताए हैं। तो अगर इतना भी नहीं लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, बताइए ना। अगर इतना भी नहीं लिखेंगे तो 5 नंबर का उम्मीद छोड़ दीजिए आप। ठीक है ना। हाँ, एक लड़का है दिलखुश कुमार, ये क्या बोल रहा है, गुरुजी मेरी मम्मी बोल रही है। जरा देखिए ना इनका कमेंट, जरा आप पढ़िए, इनका कमेंट पढ़िए। ये बोल रहे हैं कि गुरुजी मेरी मम्मी बोल रही है कि अगर तुम फर्स्ट डिवीजन नहीं ये अगर तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा तो तुम और तेरे गुरु को भी मारूंगा। अरे बाप रे बाप, मतलब भाई अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो गुरु को भी पिटाई होगा। ए भाई तुम्हारे मम्मी से हमको मिलना पड़ेगा, बोलेंगे कि देखिए हम तो मन से पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, हमारा इसमें कोई दोष है, हम तो सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हम ही से पढ़ करके टॉपर बनते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमसे पढ़ करके फेल भी कर जाते हैं। ऐसा हम थोड़ी कभी दावा करते हैं कि हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूरा के पूरा टॉपर बन गए, पूरा के पूरा फर्स्ट डिवीजन। ऐसा नहीं होता है। हम पढ़ा रहे हैं वो बराबर है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो बराबर नहीं है। हम सबको एक समान पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सब लोग एक समान नहीं पढ़ रहे हैं। अंतर यहां पर ये होता है, समझ गए ना। मतलब हम पढ़ा रहे हैं वो तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई 4 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई 5 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो यहां पे क्या होता है ना कि आप लोगों के मेहनत पे रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक, प्यारे बच्चों, अब जो आगे हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, यह पढ़ना है समावेशी विकास। क्या पढ़ना है? समावेशी विकास और सतत विकास। यहां पे तो हम आपको बता दिए आर्थिक विकास, समझिएगा जरा ध्यान से। अभी हम आपको क्या बता दिए? आर्थिक विकास, ये तो हम आपको पढ़ा दिए। आर्थिक विकास ये तो हम आप लोगों को पढ़ा दिए, ये तो पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम आपको 2 चीज और बताने वाले हैं। एक तो बताने वाले हैं समावेशी विकास, एक क्या बताने वाले हैं? समावेशी विकास, और दूसरा बताएंगे सतत विकास। दूसरा बताएंगे सतत विकास। ये 2 तरीके का विकास और है, ठीक है ना, 2 तरीके का विकास और है। जानते हैं विकास पर ना एक वीडियो हम देखे थे, शॉर्ट्स वीडियो था। एक पत्रकार मीडिया वाला जाता है एक गांव में, पूछता है ना कि आपके गांव में विकास आया है। एक बुजुर्ग आदमी से, बेचारे बूढ़े आदमी थे, उनसे पूछता है कि आपके गांव में विकास आया है। मतलब मीडिया वाले का पूछने का था ना कि आपके गांव में डेवलपमेंट हुआ है, रोड तोड़ बना है कि नहीं बना है। तो जाके पूछा कि आपके गांव में विकास हुआ है या विकास आया है। तो बुजुर्ग जो बूढ़ा आदमी था वो बोलता है कि सर हम बीमार थे, हम नहीं थे, तो हम नहीं देखे, हम बाहर थे। ठीक है ना, बेचारे को समझ में नहीं आया कि विकास कहने का मतलब पूछ रहा है कि गांव का विकास हुआ कि नहीं हुआ। उनको लगा कि कोई आदमी के बारे में पूछ रहा है कि विकास आया है कि नहीं आया। तो बोले हमको नहीं पता है वो आया कि नहीं आया, हम बाहर थे। ठीक है ना। तो अब हम आपको यहां पे 2 विकास पढ़ाने वाले हैं। कौन कौन विकास? एक तो समावेशी विकास और दूसरा सतत विकास। समावेशी और दूसरा सतत विकास।
तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं समावेशी विकास क्या होता है, इसके बारे में पहले हम बताते हैं समावेशी विकास। अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर विकास होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके गांव में 10 परिवार है, अगर आपके गांव में 10 परिवार है, समझिएगा जरा ध्यान से, ये आपका गांव है और बढ़िया से गांव बनाते हैं ना जी, हैं? ये आपका गांव है, ठीक है ना, ये आपका गांव है और इस गांव में 10 परिवार है, 10 परिवार है। अच्छा ये बताइए, अगर आपके गांव में कोई विकास का कार्य हुआ, अगर आपके गांव में कोई विकास का कार्य हुआ, जैसे मान लिया जाए कि आपके गांव में कोई भी विकास का कार्य हुआ, जैसे बिजली आया, हम समझाते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, आपके गांव में बिजली आया। अब जब आपके गांव में बिजली आया तो इस 10 परिवार में से 2 को ये बिजली का जो कनेक्शन है वो मिल जाए और बाकी 8 के कनेक्शन ना मिले, ये बढ़िया बात तो नहीं है। इसको तो नहीं कहेंगे ना कि इस गांव का विकास हो गया। गांव का विकास तो तब ना मानेंगे कि जब 10 परिवार है और 10 परिवार को बिजली का कनेक्शन मिल जाए, बताओ बाबू, तब ना कहेंगे। अब अच्छा अब आप लोग ये बताओ, अब मान लिया जाए कि इस गांव में नहर खुदवाया गया सरकार के द्वारा कि भाई इस गांव में सिंचाई के लिए नहर खुदवाते हैं, लेकिन नहर से कुछ ही लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों को फायदा नहीं हुआ, तो उस प्रकार के विकास को क्या कहेंगे कि कुछ लोगों के लिए विकास हुआ, सब लोगों के लिए विकास नहीं हुआ, सब लोगों के लिए विकास नहीं हुआ। यानी कि विकास जब होना चाहिए तो सब लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि समाज में तो सब लोग रहते हैं, तो विकास होना चाहिए तो सब लोगों के लिए, 1-2 लोगों के लिए विकास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो समावेशी विकास यही कहता है कि विकास ऐसा होना चाहिए कि समाज का एक आदमी भी उससे अछूता ना रहे, ठीक है ना। यानी कि समाज के हर एक वर्ग का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये जाति का है तो उसके गांव में बिजली आ जाएगा, ये जाति का है तो उसके गांव में बिजली नहीं आएगा, ये जाति वाला है तो वहां नाला बनेगा, ये जाति वाला है तो वहां नाला नहीं बनेगा, इधर है तो इधर ढलैया हो जाएगा, इधर है तो ईंटा का ये गली बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है प्यारे बच्चों, यानी कि विकास कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी गांव में किसी समाज में विकास हुआ तो समाज में रहने वाले हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के पास विकास पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। यानी सब लोगों का विकास होना चाहिए, तो उसी को हम लोग कहेंगे समावेशी विकास। उसी को क्या कहेंगे, समावेशी विकास। यानी कि गांव का कोई भी एक आदमी उस विकास से अछूता ना रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर विकास हो तो सब लोगों के लिए विकास हो, विकास हो तो समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का विकास हो, विकास हो तो समाज में रहने वाले हर एक धर्म का विकास हो। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है तो विकास हुआ, मुस्लिम है तो विकास नहीं हुआ, नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, सबका विकास होना चाहिए, तब उसको कहेंगे समावेशी विकास। तो समावेशी विकास समझ में आया, समावेशी विकास समझ में आया। समाज में रहने वाला हर एक वर्ग का विकास, समझिएगा। समावेशी विकास कहने का मतलब क्या हुआ, समावेशी विकास कहने का मतलब क्या हुआ, समाज में रहने वाला, समाज में रहने वाला, समाज में रहने वाला हर एक वर्ग का विकास, हर एक वर्ग का विकास। समाज में रहने वाला अगर हर एक वर्ग का विकास हो रहा है, समाज में रहने वाला हर एक वर्ग का विकास हो रहा है, यानी कि समाज का कोई भी वर्ग विकास से अछूता नहीं है, तो उसी को क्या कहेंगे, समावेशी विकास। उसी को क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। बताओ बाबू जल्दी से। आलोक बोल रहा है कि सर आप कमेंट देखते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं, फिजिक्स का वन शॉट करवा दीजिए। करवा देंगे, ठीक है ना, करवा देंगे। गुरुजी हम सिर्फ टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करता हूं, कुछ नहीं होगा ना गुरु, हम सिर्फ टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, कुछ नहीं होगा ना। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस बढ़िया से समझ में आया, बढ़िया से समझिए आप लोग। तो समावेशी विकास समझ में आया, समावेशी विकास समझ में आया ना, कि अगर किसी समाज में कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, सब लोगों के पास विकास पहुंचना चाहिए, सब लोगों का बराबर विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लोग का ज्यादा विकास हो रहा है, एक लोग का कम विकास हो रहा है, एक लोग पर सरकार का ज्यादा ध्यान है, एक लोग पर सरकार का कम ध्यान है, ठीक है ना। समावेशी विकास होना चाहिए, किसी भी देश में समावेशी विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां समावेशी विकास नहीं होता है, थोड़ा बहुत कमी रह जाता है।
ठीक है ना। हमारे यहाँ देखिएगा कि जिसके पास पैसा है उसको ये सब सुविधा मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है सुविधा नहीं मिलेगा। बहुत सारे वृद्धा पेंशन, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़ी माता जी हैं जिनको कि वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है ना, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में 4-4 को बेटा नौकरी कर रहा है और उनके पिताजी को 500 रुपया महीना, 600 रुपया महीना वृद्धा पेंशन मिलता है। यानी कि जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं जरूरत है उनको मिलता है, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग समावेशी विकास नहीं कहेंगे। समावेशी विकास का मतलब यह हुआ कि समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का विकास हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत बढ़िया पैसा है फिर भी उसको कोई सुविधा मिल रहा है, तो जिसके पास नहीं पैसा है उसको भी सुविधा मिलना चाहिए, तो उसको कहेंगे समावेशी विकास। तो समावेशी विकास मतलब समझ में आया बाबू? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए। समावेशी विकास कहने का मतलब समझ में आ गया? समावेशी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के हर एक वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो, समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो, समाज का कोई भी वर्ग विकास से अछूता न रह जाए, समाज का कोई भी वर्ग विकास से अछूता न रहे, तो ऐसे विकास को ही हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। तो ये समावेशी विकास समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं बाबू सतत विकास पर। किस पर बात करेंगे? सतत विकास। इस सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है जरा इसके बारे में समझिएगा। पहले आर्थिक विकास समझाए, फिर समावेशी विकास समझाए, अब बाबू हम आप लोगों को सतत विकास समझाने वाले हैं। सतत विकास क्या है देखिएगा, समझिएगा जरा ध्यान से। सतत विकास क्या है? आज आप लोगों को पता है कि हम लोग पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है, और सब लोग एकदम अंधाधुंध पेट्रोल का खपत कर रहा है, अंधाधुंध पेट्रोल का खपत कर रहा है। आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि पेट्रोल जो है वो असीमित है, पेट्रोल जो है वो सीमित है। आज हम लोग पेट्रोल हो गया उसका अंधाधुंध खपत करते हैं, एकदम थोड़ा दूर भी जाना है लाओ रे निकालो गाड़ी, ठीक है ना, अंधाधुंध खपत कर रहे हैं। जो एलपीजी गैस हो गया, जो कोयला हो गया, कोयला की बात करते हैं, आज कोयला का हम लोग कितना खपत करते हैं? बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खपत करते हैं। पानी हो गया, पानी का कितना खपत करते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद भी होता है। समझिए आज कल ही अगर पानी इतना महंगा बिक रहा है, आगे आने वाले 100-200 साल में क्या होगा? आज पानी 20 रुपए लीटर बिक रहा है ना जी, ये नॉर्मल पानी जो सब लोगों के लिए है। उकरों में बढ़िया पानी पीजिएगा, जो विराट कोहली पीता है तो 10,000 रुपए लीटर मिलता है कि नहीं मिलता है? 10,000 रुपए लीटर पानी मिलता है। आखिर पानी आज इतना महंगा काहे हो गया? क्योंकि पानी का लोग बहुत ज्यादा गलत यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पानी को गंदा कर रहे हैं, बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पानी हो गया, कोयला हो गया, ठीक है ना, पेट्रोल हो गया, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि लोग बेतहाशा यूज कर रहे हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है, जितना मन करे उतना बर्बाद करो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आज तो हम लोग उसका बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आगे आने वाला पीढ़ी होगा, आपका जो बेटा होगा, आपका जो बेटा का बेटा होगा, जो पोता होगा, उसको बेचारा पानी बड़ा मुश्किल से मिलेगा, उसको पेट्रोल बड़ा मुश्किल से मिलेगा, उसको कोयला बड़ा मुश्किल से मिलेगा। आज जंगल का लोग इतना कटाई कर रहे हैं, जंगल को काट छाट के एकदम बराबर कर दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में जंगल बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना। तो बाबू कुल मिलाकर के आज हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन उस प्राकृतिक संसाधन का आज हम लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा बेतहाशा, मतलब बिना मतलब के यूज कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा, यानी हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को, हमारा जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी कहने का मतलब जो आगे आने वाला पीढ़ी है, उसको वो सही मायने में नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग उसकी योग्यता के साथ क्या कर दिए? खिलवाड़ कर दिए। उसकी क्षमता के साथ हम लोग क्या कर दिए? खिलवाड़ कर दिए, समझौता कर दिए। तो विकास ऐसा होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर तब पेट्रोल का यूज नहीं होगा तो विकास कैसे करेगा हमारा देश? कोयला का यूज नहीं होगा तो हमारा देश विकास कैसे करेगा? पानी का यूज नहीं होगा तो हमारा देश विकास कैसे करेगा? यानी हमारे देश के विकास के लिए खत्म हो रहा है। आप लोग ये भी कहेंगे, ठीक बात है, मानते हैं कि आप लोगों के विकास के लिए, ये देश के विकास के लिए सब कुछ ये लग रहा है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी क्षमता योग्यता के साथ समझौता ना हो।
यानी जिस तरीके से हम आज तेल पानी पेट्रोल का यूज कर रहे हैं ना, वो तरीके से हमारे आगे आने वाले पीढ़ी भी यूज करें। ऐसा नहीं कि आगे आने वाला पीढ़ी कहेगा कि सब बाबा तो खत्म कर दिए थे। आपका जो पोता रहेगा क्या कहेगा, अरे दादाजी तो सब खत्म करके चल गए यार, दादाजी हमारे यूज करते थे पेट्रोल, ठीक है ना। वो लोग कहेगा हमारे दादाजी ना पेट्रोल यूज करते थे, हमारे दादाजी कोयला यूज करते थे। अरे हमारे दादाजी के जमाने में पानी फ्री मिलता था, आज पानी बिक रहा है, ठीक है ना, समझिएगा। हमारे दादाजी कहते हैं ना, आपके दादाजी होंगे तो पूछिएगा, वो लोग कहते हैं क्या हो, हम लोगों के जमाना में पानी जो है वो बिकता था, आज पानी बिकना शुरू हो गया है, 20 रुपया का 1 लीटर। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी का विदोहन कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ना बिक रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बाबू सतत विकास यही है कि हम लोग विकास तो करें, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करें, विकास करें, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जो हमारा आवश्यकता है, जो हमारा जरूरत है उसको पूरा करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रख करके कि आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ भी दिक्कत ना हो, उसके साथ कोई समझौता ना करना पड़े, उसे ही हम लोग सतत विकास कहेंगे। यानी ऐसा विकास इस तरीके का विकास जो हमारी आवश्यकताएं तो पूरा करे, लेकिन भावी पीढ़ी यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी क्षमता और योग्यता के साथ क्या हो, समझौता किए बिना हो, ठीक है ना। अर्थात जो जारी रह सके, जो चीज आज हम यूज कर रहे हैं वो 100 साल के बाद भी यूज होगा, यानी कि वो कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं कि 10-20 साल के बाद वो चीज खत्म हो जाए, टिकाऊ रहना चाहिए लंबे समय तक के लिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। तो बताओ बाबू, सतत विकास और समावेशी विकास ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया। एकदम सिंपल परिभाषा अगर लिखना होगा परीक्षा में कैसे लिखेंगे, इतना देर हम समझा दिए, आप लोग को परिभाषा दिखाते हैं। देखो बाबू, परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, परीक्षा में सवाल आता है, 2016 में पूछा गया है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। जो चीज अभी समझाए हैं बस उसी चीज को लिख देना है। क्या लिखेंगे, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो। आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, अभी आपको बताया था ना कि समावेशी विकास किसे कहते हैं, समाज के सभी वर्गों का विकास हो तो उसको समावेशी विकास कहते हैं। तो वही लिखेंगे, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो ऐसे ही विकास को क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। और सतत विकास अभी हम आपको बताएं कि 2021 में और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास क्या है, देखिए एक आयोग है जिसका नाम है ब्रुंडलैंड आयोग। तो ब्रुंडलैंड आयोग ने बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए बिना पूरी हो। अभी आपको बताया था ना कि विकास की वह प्रक्रिया, विकास हो, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, वर्तमान की जो आवश्यकता है उसका पूर्ति करें, लेकिन भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता ना करें। भावी पीढ़ी को भी, यानी आगे आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी कहने का मतलब क्या हुआ, आगे आने वाली पीढ़ी, तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी इन सब चीज का लाभ मिले। तो ब्रुंडलैंड आयोग के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए बिना पूरी की जाती हो, उसे ही सतत विकास कहते हैं। अर्थात ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, ठीक है ना। हाँ, जो जारी रह सके और टिकाऊ बना रह सके। बताओ बाबू, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार बताइए तो जल्दी से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जल्दी से एक बार बताइए यस और नो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बताइए यस और नो, ठीक है ना। आज थोड़ा तबीयत भी ना हमारा खराब जैसा लग रहा है, ठीक है ना। अभी टैबलेट खाए इससे पहले, पढ़ाने से 1 घंटा पहले लग रहा था कि अंदर से बुखार जैसा ना, तो आज दोपहर में कहीं चले गए थे, धूप में पकड़ा गए तो हमें लग रहा है बुखार लग रहा है, ठीक है ना। तो फिर भी सोचे कि चलो क्लास लेते हैं, आज इसी क्लास को थोड़ा बड़ा लेंगे, आज हिंदी वाला क्लास आज नहीं लेंगे, दूसरा क्लास जो है ना उसको नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात बता दें, सुबह में आप लोगों का क्लास कितना बजे से रख दें। एक क्लास हम बोले थे ना कि गर्मी की छुट्टी में हम 1 क्लास और बढ़ाएंगे, तो सुबह में जो आप लोग का क्लास है वो क्लास कितना बजे से रखे हैं, बताओ आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए तो एक बार। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, हमको तो पता है, ठीक है ना। आवाज भारी भी लग रहा है ना, हाँ
बताइए ना, कल सुबह में कितना बजे से आपको क्लास करवाएं? सुबह में कितना बजे से? अच्छा, एक टाइम हम बताते हैं, आप लोग तो अलग अलग टाइम बताइएगा। एक टाइम हम बताते हैं। देखो बाबू, सबसे पहली बात तो हम एक चीज अब आपको स्पष्ट कर देते हैं, लेट तक सोने का हमारा एक आदत है, क्योंकि हम रात को लेट तक जागते हैं, ठीक है ना। 12-1 बजे के बिना हम सोते नहीं हैं। 1 बजे तक तो कम से कम जागे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते हैं। तो 1 बजे के बाद ही हम सोते हैं रात में। 6 घंटा का नींद चाहिए, तो लगभग दिन में हम ना 6-7 बजे उठते ही हैं। दिन में लगभग 6 बजे तो मान के चलिए 6 बजे उठते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये है कि हम लेट तक सोने वाले व्यक्ति हैं, तो सुबह में अगर बोलेंगे कि 5 बजे करवा दीजिए तो नहीं हो पाएगा। 6 बजे भी बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। 7 बजे बोलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। दोपहर में एक बच्चे कह रहे हैं कि सर दोपहर में पढ़ाइए। दोपहर में आप लोग फ्री हैं? ये 2 बार पढ़ा देते हैं, सुबह में, दोपहर में। हम अपना क्लास दोपहर में तो आप लोग का हो ही रहा है भाई। दोपहर में तो हमारा कोई टाइम ही नहीं है। मैथ तो आप लोग का चल रहा है दोपहर में, इंग्लिश भी चल रहा है दोपहर में, ठीक है ना। हम एक टाइम बताते हैं, आप लोगों को अगर सहमति रहेगा तो आप लोग बताइएगा कि हाँ सर इस टाइम में हम फ्री हैं, ठीक है ना। एक टाइम हम आपको बताते हैं, और वो टाइम है प्यारे बच्चों, वो टाइम है। अच्छा, आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, 7 बजे से कि 8 बजे से। 2 टाइम है, बताइए 7 बजे से रखें कि 8 बजे से रखें? 7 बजे से रखें कि 8 बजे से? अब आप लोग बता दीजिए। अब आप लोग ना ज्यादा ये ना करिएगा कि सर ये वाला रखिए, ये वाला। अब आप लोग का छुट्टी है, पूरा छुट्टी है, गर्मी का छुट्टी हो गया है, तो कोनो टाइम रहेगा, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। जो टाइम सिलेक्ट करिए, 7 बजे या 8 बजे। कोचिंग है, कोचिंग है तो भाई फिर तो आप दो दो नाव पे खड़े हैं ना, फिर तो आप 2 नाव पे खड़े हो गए हैं। एक टांग आपका ऑफलाइन में है, एक टांग आपका ऑनलाइन में है। अगर नाव दोनों इधर हुआ ना तो गिर जाओगे पानी में। नाव दोनों अगर फैल गया तो फिर पानी में गिर जाओगे। तो एक कहीं भी एक नाव पे बैठना पहले शुरू करिए। 2 नाव पे बैठे हैं तो इस वजह से दिक्कत हो रहा है। एक नाव पे बैठिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक नाव पे बैठिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक पोलिंग करवा देते हैं, सुबह में कितना बजे समय रहना चाहिए? 7 बजे 8 बजे? हम एक पोलिंग करवाते हैं, रुक जाओ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पोलिंग। बिना पोल के आप लोग ना, आजकल वोटिंग दिए बिना सरकार नहीं बनता है, वही वाला बात आप लोग में हो गया है। बिना वोट न दिले हम कैसे बता देंगे सरकार किसका बनेगा। सुबह में आप लोग का क्लास कितना बजे से होना चाहिए? रुक जाइए। लीजिए, पोलिंग गया है ना, आप लोग पोल करिए तो जल्दी से, देखते हैं कितना बजे से आप लोग का ज्यादा करके आता है। कितना बजे से आता है आप लोग का, हम जरा देख लेते हैं। बताओ 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 भाई, सुबह में आपका क्लास कितना बजे से होना चाहिए? 60% बच्चे का है 8 बजे से। 8 बजे से? 7 बजे वाले जी, आप लोग भी 8 बजे वाला में चुन लीजिए। जो बच्चे 7 बजे से चुने हैं ना, आप लोगों से विनती है भाई, आप लोग भी 8 बजे वाला में चुन लीजिए। जिसका सरकार बन रहा है उसको और वोट दे दीजिए, ठीक है ना। जिसका सरकार बन रहा है आप लोग वोट दीजिए। आप लोग तो इशू हार ही गए हैं, तो जिसका बन रहा है उसी में शामिल हो जाइए, ठीक है ना। हाँ, जिसका बन रहा है उसी में शामिल हो जाइए। लगभग 60% वोट के साथ लोगों ने 8 बजे का टाइम चुना है कि सर जी 8 बजे बेहतर है, तो 8 बजे से रख दिया जाए। 8 बजे से रख दिया जाए? बताइए 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 जल्दी।
8 बजे से हैं? या फिर एक टाइम और इसमें हम देते हैं, एक ऑप्शन हम 9 बजे भी दे देते हैं। अब 1 मिनट रुक जाइए, फिर से एक हम पोलिंग करवाते हैं। रुक जो भाई, फिर से हम एक पोलिंग करवाते हैं। आप लोग ना रुक जाइए, हम फिर से एक पोलिंग करवाते हैं जिसमें एक टाइम और बढ़ाते हैं। सुबह में आपका क्लास कितना बजे से होना चाहिए? 7 बजे से 8 बजे से, और एक टाइम और देते हैं 9 बजे से, है ना? 9 बजे से। अब आप लोग सुनिए तो जरा, देखते हैं अब कितने बच्चे चुनते हैं। अभी भी 8 ही है या फिर टाइम बदलता है? अब आप लोग फिर से एक बार चुनिए, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। अब कौन बच्चे ज्यादा चुन रहे हैं? समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोगों को चाहिए कि जितना लेट से हो सके गुरुजी वो पढ़ाइए, ठीक है ना? जितना लेट से हो सके वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना? जितना लेट से हो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, हमें ये लग रहा है। 8 बजे से, यानी कि अगर हम 8 बजे से बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे 9 बजे से कह रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि 8 बजे से कह रहे हैं 30%, 31%, और 9 बजे से 51%, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो 80% बच्चे हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, न 8 बजे से न 9 बजे से, 8:30 बजे से रखते हैं, 80% बच्चों का वोटिंग आएगा, ठीक है ना? 8:30 बजे से रखते हैं, 80% बच्चों का वोटिंग आएगा। तो सुन लो बाबू, अब एकदम सुन लीजिए ध्यान से। कल से आप लोगों का एक क्लास सुबह में 8:30 बजे से चलेगा, ठीक है ना? कल से सुबह में एक क्लास आपका 8:30 बजे से चलेगा। टोटल एकदम फाइनल टाइम कितना रखाया? ना 8 बजे ना 9 बजे, कितना बजे? 8:30 बजे। 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे का 10 बजे तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना? 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक 1.5 घंटा का क्लास लेंगे, ये वाला, ठीक है ना? 1.5 घंटा का क्लास लगभग लेंगे, क्लियर ना? हाँ। और कल सुबह में हम क्या शुरू करेंगे? तो कल सुबह में हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। कल सुबह में क्या शुरू करेंगे? ज्योग्राफी शुरू करेंगे, समझ में आया? कल सुबह में क्या शुरू करेंगे? ज्योग्राफी, ध्यान रखिएगा, क्लियर? हाँ बाबू, कल सुबह में ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ज्योग्राफी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना? चलिए फिलहाल आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसी में अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, अभी और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी और आगे पढ़ेंगे। चलिए पोल को खत्म कर देते हैं, आगे और अभी हम लोग पढ़ेंगे। सुबह में ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। कल भूगोल का पहला नंबर चैप्टर संसाधन, ठीक है ना? कल संसाधन स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा ये बताइए, सतत विकास के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया? सतत विकास के बारे में समझ में आ गया बाबू, यस और नो? और आप लोग हमें यह बताइए कि क्या सतत विकास जरूरी है कि नहीं है? हाँ या ना बताइए। सतत विकास जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि आपको बताया ना कि सतत विकास मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग क्या करें? नष्ट ना करें, बढ़िया से उसका उपयोग करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज मिल सके। तो सतत विकास जरूरी है कि नहीं है? नो लिख रहे हैं। अरे जरूरी है ना, कि जो पानी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर और भी कोई भी प्राकृतिक संसाधन जो है उसका सही से उपयोग हो सके, ठीक है ना? तो सतत विकास जो है वो बहुत जरूरी है। सतत विकास बहुत जरूरी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि सतत विकास क्यों जरूरी है, सतत विकास क्यों आवश्यक है? पिछले वर्ष 2024 में लगता है ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोले ना 2024 में क्वेश्चन आया था कि सतत विकास क्यों आवश्यक है, सतत विकास क्यों जरूरी है? तो बड़ा आसानी से लिख देंगे कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, पानी, ये सब एकदम सीमित है। जो प्राकृतिक संसाधन है ना, ये सब क्या है? एकदम सीमित है।
जो प्राकृतिक संसाधन है सीमित है। अगर हम इसका लगातार उपयोग करते रहेंगे गलत तरीके से तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा ही नहीं। अत्यधिक ये अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा। अगर हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा, प्रदूषण का समस्या बढ़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए सतत विकास जो है वो बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे किसी भी देश के विकास में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, जंगल, पेट्रोल, कोयला, गैस आदि का उपयोग होता है। कोई भी अगर विकास का काम होता है तो उसमें इन सब चीजों का उपयोग होता है, जिसके अत्यधिक उपयोग से आगे आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता घट जाती है। यानी कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी उपलब्धता घट जाएगी। इसके कारण आगे आने वाली पीढ़ी इससे वंचित हो सकती है। यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इससे क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। इनका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को भी बढ़ा देता है। अगर अत्यधिक उपयोग करेंगे तो पर्यावरण का जो समस्या है उसको भी बढ़ा देगा। इससे जीवन एवं भविष्य का विकास प्रभावित होता है। अतः सतत विकास अति आवश्यक है। सतत विकास क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सतत विकास जरूरी है कि नहीं है तो बताइएगा जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। सतत विकास होना चाहिए। अगर कोई बोले कि विकास कर रहे हैं तो बोलिए कि सतत विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर भी विकास हो रहा है तो आपको ये आपको ये देखना है कि विकास हो रहा है, अच्छी बात है। सतत विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अगर सतत विकास हो रहा है तो बढ़िया है, सतत विकास नहीं हो रहा है तो बढ़िया नहीं है। ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्लीट हुआ बाबू? सतत विकास समझ में आ गया? सतत विकास समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक शब्द है, इसके बाद हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है आर्थिक नियोजन। क्या है बाबू? आर्थिक नियोजन। समझिएगा, नाम क्या है? आर्थिक नियोजन। सुनिएगा जरा ध्यान से, नाम क्या है? आर्थिक नियोजन। ठीक है ना। नाम क्या है? आर्थिक नियोजन। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये आर्थिक नियोजन कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आर्थिक नियोजन कहने का मतलब समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है वो लिखेंगे यस, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लिखेंगे नो। बताओ बाबू, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है? दोनों लिखिएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आर्थिक नियोजन समझ में आ रहा है और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आर्थिक नियोजन समझ में नहीं आ रहा है? बहुत सारे बच्चे यस सर लिख रहे होंगे कि समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी बोल रहे होंगे। इसी को हमें बस ना अंग्रेजी में लिखते हैं, उसके बाद शायद आपको कुछ और समझ में आए। आर्थिक को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। बाबू आर्थिक को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ? आर्थिक। और ये नियोजन कहने का प्लानिंग। अब बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया? आर्थिक नियोजन मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था, लेकिन अब बात करते हैं इकोनॉमिक क्या प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं हम? समझ में आ रहा है ना? इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ में आ रहा है बाबू? इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना। तो आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। और जानते हैं ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर एक वर्ष परीक्षा में पूछता है। हम क्या बोल रहे हैं? लगभग हर एक वर्ष 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24 बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि सरकार के पास ये प्लान होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हमारे भारत देश में जब ये समय आया था, किस चीज का? कोरोना का समय आया था। समझिएगा जरा ध्यान से, आपको बता रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं ना, एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। जब हमारे देश में कोविड आया था, जब कोरोना आया था, तो उस समय हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा जरूरत था। ठीक है ना। हॉस्पिटल का कमी पड़ रहा था। लोग रोड के किनारे, कोई ठेला पर, कोई रिक्शा पर मर रहे थे। हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था लोगों को। तो उस समय भारत को जितना संसाधन है सब हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भारत के लोग हॉस्पिटल के वजह से मर रहा है, हॉस्पिटल का कमी है इसके वजह से भारत के लोग मर रहा है, और यहाँ सरकार जो है वो किसी और चीज में व्यस्त है।
सरकार जो है वो सड़क बनवा रही है, रेलवे बनवा रही है, या फिर और कुछ और अदर काम कर रही है। जो चीज जरूरी है वहां पे संसाधन का खर्चा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? देश के पास जो संसाधन है वो पहले वहां पे लगना चाहिए जहां पे पहले जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे घर में एक संस्कार सिखाया जाता है कि अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हो, अगर आप कहीं बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हो तो उनको पहले सीट देना चाहिए। सिखाया जाता है क्योंकि उनको पहले जरूरत है, उनको पहले जरूरत है। समझ में आ गया ना? तो जरूरत है। जैसे आप ना बाबू ये समझिए, आप ये समझिए, ठीक है ना, कि एक बस पे सीट है, आप इस बस पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप इस बस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इस सीट पे बैठे हुए हैं। एक बूढ़ा आदमी आया और बोल रहा है कि बेटा जरा सीट पर से उठ जाओ, हमको बैठना है। आप बोलिएगा कि ना उठेंगे, आप बोलिएगा कि नहीं उठेंगे। ये हमारा सीट है, सीट को आप समझ लीजिए संसाधन, ये संसाधन जो है वो हमारा है, नहीं उठेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए कि जिसको जरूरत हो पहले सीट उसको दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो हमारे पास संसाधन है उसका खर्चा करेंगे, लेकिन जहां जरूरत हो। आपके जेब में पैसा है तो क्या उसको जहां तहां खर्चा कर देते हैं? आपके जेब में अगर पैसा है तो उसको जहां के तहां उड़ा देते हैं, जहां के तहां खर्चा कर देते हैं? नहीं ना, जहां जरूरत होता है वहां खर्चा करते हैं, जहां ज्यादा जरूरत होता है वहां पहले खर्चा करते हैं। यही ना होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आपके पास संसाधन है तो उसको वैसे जगह विकास के कार्यों में खर्चा करेंगे जहां की जरूरत हो, देश को पहले जरूरत हो। तो देश की प्राथमिकता के अनुसार समझिएगा कि देश को पहले क्या जरूरत है, तो देश की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधन का विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि ये प्लानिंग बनता है कि पहले कहां पे काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देश की प्राथमिकता के अनुसार समझिएगा कि पहले किस चीज का जरूरत है, पहले कहां पे जरूरत है, उसके अनुसार यह तय किया जाता है कि संसाधन कहां पे लगना है, ठीक है ना। समझना बाबू जरा ध्यान से। तो देश की प्राथमिकता के अनुसार जो चीज जरूरत है विकास के कार्यों में पहले उसको लगाना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन से बहुत सारा लाभ भी है, ठीक है ना। लाभ यह है कि संसाधन का सही तरीके से उपयोग होगा, संसाधन का जहां पे उपयोग होना चाहिए वहीं पे उपयोग होगा। अब जब संसाधन का उपयोग सही तरीके से होगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। जैसे बिहार में फैक्ट्री का कमी है तो सरकार को चाहिए कि भाई संसाधन को बिहार में फैक्ट्री में लगाएं ताकि बिहार के लोगों का आमदनी बढ़े, ठीक है ना। तो जहां पे जरूरत है पहले उसको लगाइए, समाज का कल्याण भी होगा, उससे समाज के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, समाज का कल्याण होगा। तो ध्यान रखिएगा ना कि आर्थिक नियोजन कहने का मतलब यही हुआ कि देश के प्राथमिकता के अनुसार जहां जरूरत है जहां पर उसको खर्च करना। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है आर्थिक नियोजन वाला, ठीक है ना, अगर आर्थिक नियोजन वाला सवाल आता है बाबू, आर्थिक नियोजन क्या है, नियोजन के मुख्य उद्देश्य बताइए। और देखिए अभी हम आपको बता रहे थे ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2011, 12, 16, 18, 21, 22 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगातार जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको जवाब बढ़िया से देना चाहिए। तो कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बाबू लिखेंगे कि हम लोग की देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अभी आपको बताया ना कि देश का प्राथमिकता मतलब जरूरी कहां पर है, प्राथमिकता मतलब जरूरी, पहला जरूरी कहां पे है। तो देश की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का, देश का प्राथमिकता कहां पर है और देश का जो संसाधन है पहले उसको जरूरी जगह पे लगाएं। तो देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। और जैसा कि आपको बताया कि आर्थिक नियोजन के बहुत सारे लाभ हैं, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग होता है, आय के स्रोत में वृद्धि होता है, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य, तो बहुत सारा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बताओ बाबू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से एक बार जवाब बताइए। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से जवाब बताओ बाबू। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताइए कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर। बताओ बाबू यहां तक समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया ना। यानी कि आर्थिक विकास कैसे हो इसका प्लानिंग तैयार करना। अच्छा भारत में भी प्यारे बच्चों नियोजन हुआ,
यानी कि भारत में भी प्लानिंग बनता है। समझ में? बनता है नहीं, बनता था। भारत बनता, अभी भी बनता है लेकिन उसका नाम बदल गया। भारत में भी प्लानिंग बनता था, ठीक है ना। भारत में भी प्लानिंग बनता था कि देश के संसाधनों का उपयोग पहले कहां करना है। और पता है भारत में भी जो प्लानिंग बनता था ना, वो 5 साल के लिए एक ही बार बन जाता था, ठीक है। भारत में जो प्लानिंग बनता था वो 5 साल के लिए एक ही बार बन जाता था, ठीक है ना। जब हमारा देश आजाद हुआ भारत 1947 में, ठीक है ना, 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश में विकास होने लगे। हमारे देश में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग थे वो सोचे कि भारत का विकास तेजी से होना चाहिए। तो भारत में विकास तेजी से हो इसके लिए सबसे पहले नियोजन होना चाहिए ना बाबू, प्लानिंग होना चाहिए ना। बताइए, नियोजन कहने का मतलब प्लानिंग होना चाहिए। तो भारत में भी नियोजन हुआ, समझिएगा क्या हुआ, भारत में नियोजन हुआ। भारत में नियोजन हुआ यानी कि भारत में भी प्लानिंग बना। भारत में भी क्या बना, प्लानिंग बना। समझना बाबू जरा ध्यान से, भारत में भी प्लानिंग बना। और भारत में जो प्लानिंग बना वो 5 बरस के लिए एक ही बार बना। कितना बार, ये कितना बरस के लिए, 5 बरस के लिए। जो पहला बार प्लानिंग बना वो 1951 में बना, ठीक है ना। और 1951 में 5 बरस के लिए प्लानिंग बना। तो 5 बरस कितना हो गया, 51 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1956। यानी कि 5 बरस का ये जो प्लानिंग बना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय। पंचवर्षीय कहने का मतलब क्या हुआ, 5 बरस का। पंचवर्षीय कहने का मतलब क्या हुआ, 5 बरस का। और चूंकि प्लानिंग बना तो इसको लिखेंगे योजना, यानी कि 5 बरस का योजना एक के बार बन गया। समझ में आ गया ना। 1951 से 1956 तक 5 बरस का योजना जो है वो एक के बार बन गया। समझ में आया, 5 बरस का। और चूंकि सबसे पहला बार योजना बना तो इसको हम लोग कहेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। समझ में आ गया ना, क्या कहेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों फिर 1956 में चूंकि 5 बरस का योजना बना था तो 1956 में वो समाप्त हो गया। तो 1956 में फिर से योजना बना। 1956 में फिर से योजना बना, कितने बरस के लिए, 5 बरस के लिए। तो 56 में 5 जोड़िएगा कितना आएगा, 1961। तो ये क्या हो गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये क्या हो गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते गया प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते गया। आज 5-5 साल 5-5 साल 5-5 साल 5-5 साल बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। आप जब 5-5 साल बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2007 से 2012 में एक योजना बना 5 बरस के लिए। और ये योजना बना था 11वीं पंचवर्षीय योजना बना, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 2012 से 2017 तक योजना बना 12वीं, क्या बना, 12वीं पंचवर्षीय योजना बना। तो 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना काम कर रहा था। क्या बोल रहे हैं समझिएगा, 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना काम कर रहा था। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया, ठीक है ना। समझना बाबू जरा ध्यान से, 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना बंद हो गया। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया। समझ में आ गया ना, 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया ये भी हम आपको आगे बताते हैं। ये जो योजना बनता था प्यारे बच्चों, ये योजना बनाता था योजना आयोग, ठीक है ना। योजना बनाने वाले का नाम क्या था, योजना आयोग। ये जो योजना बनता था ना, इस योजना बनाने वाला एक आयोग था जिसका नाम था योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। समझ में आ गया ना। ये योजना आयोग को 2015 में बदल दिया गया। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। यानी कि अब हम आपको अगर योजना आयोग के बारे में विस्तार से बताएं, इसके बारे में, योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में अगर हम आपको विस्तार से बताएं, अगर योजना आयोग के बारे में हम विस्तार से बताएं तो ये 5 बरस के लिए योजना बनाता था। जैसा कि अभी हम आपको बताया ना कि पंचवर्षीय योजना बनता था, तो ये जो योजना आयोग है वो आर्थिक विकास की योजना बनाता था 5 बरस के लिए, ठीक है ना। 5 बरस के लिए
5 वर्ष के लिए आर्थिक योजना का, आर्थिक विकास का योजना, आर्थिक विकास का योजना बनाना, योजना बनाना। ये योजना आयोग का काम क्या था कि 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास का योजना बनाता था। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और इसी को हम लोग कहते हैं योजना आयोग, यानी कि वैसा आयोग जो अगले 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास का योजना बनाए, उसको क्या कहते हैं? योजना आयोग कहते हैं। अगर इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या बोलेंगे? प्लानिंग कमीशन बोलेंगे। योजना आयोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्लानिंग कमीशन बोलेंगे। ठीक है ना। इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और जब गठन हुआ तो ये बोला गया कि भाई देखिए, ये जो योजना आयोग है, प्लानिंग जो कमीशन है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो बोला गया कि जो प्रधानमंत्री होंगे ना, वही अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो अध्यक्ष होंगे। यानी कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान प्रधानमंत्री लिख देते हैं। इसका ये जो पदेन अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ गया ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। तो आप हमें यह बताइए कि जब पहली बार गठित हुआ 1950 को, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। तो बाबू एक बात ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले प्रधानमंत्री थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हुए? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है ना। पहले अध्यक्ष कौन हो गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। तो ये था योजना आयोग, जिसका काम था कि भारत में किस तरीके से विकास होगा। ये 5 साल का योजना तैयार करता था। पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं। ठीक है ना। 5 साल का योजना तैयार करता था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक तो है। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है ना बाबू। हाँ, तो ध्यान रखिएगा जो वर्तमान पीएम होते हैं। तो अच्छा, अब आप लोग कहिएगा कि सर तो अभी जो वर्तमान पीएम हैं, यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं, वो होंगे इसके अध्यक्ष। अब आपको हम एक चीज बता देते हैं कि 2015 में ही योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। अब योजना आयोग नहीं है, समझिएगा, अब योजना आयोग नहीं है। 2015 में जनवरी 2015 में जब नरेंद्र मोदी का सरकार आया, नरेंद्र मोदी का सरकार पहली बार आया था 2014 में। याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी का पहला बार सरकार कब आया था? 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बना था। तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बना 2014 ईस्वी में, तो 1 साल के बाद ही 2015 में, जनवरी महीना था 2015 में, योजना आयोग को बंद कर दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया, जो कह लीजिए योजना आयोग का नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया पता है? नीति आयोग। क्या रख दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग। समझ में आ गया ना। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। यानी कि अब जो है बाबू, योजना आयोग नहीं है, अब नीति आयोग है। अब क्या है? नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे तो अब होगा प्रधानमंत्री।
ठीक है ना। योजना आयोग अब नहीं है, नीति आयोग अब हो गया है। तो यहां से ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लिखिएगा वर्तमान प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो बताइएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कब कर दिया गया, तो बताइएगा 2015 में, जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो इस तरीके से योजना आयोग के बारे में आप लोग पूरा याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। उसी समय प्यारे बच्चों एक और कह सकते हैं कि काउंसिल बना था, जिसको परिषद कहते हैं। हालांकि परीक्षा में नहीं आता है, ठीक है ना। ये पंचवर्षीय योजना वाला लिस्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के बारे में तो हम आपको बता ही दिए। एक और काउंसिल उसी समय बना था, राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि ये चीज ज्यादा परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, बस जानकारी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है ना। और इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। यानी कि योजना आयोग में जो प्लानिंग होता था, योजना आयोग में जो बात होता था, तो वो राज्य के मुख्यमंत्री से उसका तालमेल हो, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री तो निर्णय कर लिए कि भाई 5 वर्ष अब कौन कौन काम होगा, लेकिन वो काम राज्य में ही ना होगा, तो राज्य के मुख्यमंत्री से तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। तो ये जो परिषद है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या करता था कि मुख्यमंत्री से तालमेल बनाता था, ठीक है ना, मुख्यमंत्री से तालमेल बनाता था। और इस परिषद के ये जो सदस्य थे वो सभी मुख्यमंत्री थे। इस परिषद के सदस्य कौन थे, मुख्यमंत्री को बना दिया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है, और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अप्रूव्ड होती है। यानी कहने का मतलब कि योजना आयोग में योजना बन जाता था, लेकिन उसकी स्वीकृति कहां से मिलती थी, उसको पास कहां से किया जाता था, यहां से, राष्ट्रीय विकास परिषद से, ठीक है ना। यानी कि प्रधानमंत्री वहां पे बना देते थे योजना, और सभी मुख्यमंत्री उस पर दस्तखत कर देते थे कि चलिए भाई इसको अप्रूव कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन अध्यक्षता कौन करते थे, अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद। जानकारी रखिएगा कि कब गठित हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। सिर्फ जानकारी के लिए इसको याद रखिएगा कि 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, ठीक है ना बाबू। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब हम आप लोगों को आज आर्थिक विकास पूरा पढ़ा दिए, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को हम शुरुआत में 2 चीज बताए थे, आपको हम फिर से शुरू में लेकर के चलते हैं। आपको अर्थव्यवस्था का विकास हम पढ़ा रहे थे शुरुआत में, याद करिए। आपको हम अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आर्थिक विकास पढ़ा दिए आज पूरा। कल हम आप लोगों को मौद्रिक विकास पढ़ाएंगे। कल क्या पढ़ाएंगे, मौद्रिक विकास। तो आज आर्थिक विकास हो गया, कल आप लोगों को मौद्रिक विकास पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास आज खत्म हो गया, आर्थिक विकास टॉपिक आज खत्म हो गया। कल प्यारे बच्चों मौद्रिक विकास शुरू करेंगे, ठीक है। बताइए कैसा लगा चैप्टर, ये टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग बढ़िया से पढ़िए। हम तो कोशिश करते हैं कि बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके आप लोग को बताएं, और हम एग्जाम्पल देते भी हैं। आपके अगल बगल का, गांव घर का, बहुत तरह का जो भी एग्जाम्पल आपके अगल बगल में है, उस टाइप का हम एग्जाम्पल दे करके आपको बताना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। और अंततः समझ में भी आता है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझते भी ज्यादा हैं, ठीक है ना। और हमें लगता है कि आप लोगों को हम बहुत मस्त तरीके से समझा भी देते हैं। बहुत सारे बच्चे समझ गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप लोग समझ गए हैं। तो कल हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो कल आप लोग ज्योग्राफी के पहले नंबर चैप्टर के लिए एकदम तैयार रहिएगा, और सुन लीजिए बढ़िया से। ज्योग्राफी का जो पहला नंबर चैप्टर होगा, उसमें सभी बच्चों को जुड़ना है कल 8:30 बजे। कल सुबह में 8:30 बजे सभी बच्चों को जुड़ना है, ठीक है ना। तो 8:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी आज हिंदी व्याकरण वाला क्लास होगा कि नहीं होगा, ये हम नोटिफिकेशन दे देंगे। अगर क्लास होगा तो नोटिफिकेशन जाएगा, क्लास नहीं होगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो तबीयत सही नहीं लग रहा है,
जैसा भी होगा, एक तो लंबा क्लास हम करवा दिए, यही वाला 1.5 घंटा का, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा आपको हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, अगर अच्छा लगा तो हम क्लास ले भी लेंगे, लेकिन 1 घंटा का तो बात है। देखते हैं, अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर हम संगे आप लोगों का पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को प्यारे बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या याद है कुछ? शुरुआत में कौन लाइन हम बोले थे? अंग्रेजी में एक लाइन हम आपको बोले थे, कुछ याद है? डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स विथ अ स्मॉल माइंडेड पीपुल। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। इसको याद रखना, एकदम दिमाग में एकदम रख लो अभी के अभी। डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स विथ अ स्मॉल माइंडेड पीपुल, ये कोटेशन बना लो इसको, ठीक है ना। अपने बड़े सपनों को छोटे दिमाग वाले लोगों के साथ शेयर ना करिए। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।